हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो हमारा 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हम इसकी कर रहे थे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट तक हमने क्वेश्चंस को देखा था, यहाँ तक 4th पार्ट तक। उसी के आगे प्रोसीड कर रहे हैं, 5th पार्ट से आगे देख रहे हैं और वही इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ऐसा बोला गया है कि ये जो दिए गए ये जो सीक्वेंसेस हैं बताइए कि कौन से इनमें एपी में है, और अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और आने वाले अपकमिंग 3 टर्म्स और बता दो कि क्या होंगे। बस इतनी सी बात है। एपी में पता करने का तरीका क्या होता है वो हम जानते हैं कि एपी की डेफिनेशन ही यही है कि हर आने वाले टर्म के बीच में अगर डिफरेंस हमेशा कॉमन रहता है तो हम उसे कहते हैं कि वो एपी में है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, और फिर हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस लेंगे, और फिर अगर हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस लेंगे, और अगर ये सारे डिफरेंस इक्वल आए तो इसका मतलब ये एपी में है, और नहीं आए तो नहीं है एपी में। फिर लेके देखते हैं इस डिफरेंस को। देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म 3 + 2 √2, 3 + 2 नहीं सॉरी 3 + √2 ओनली, 3 + √2 -3, तो 3 + √2 -3 में ये -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √2 आंसर आएगा। एक बात, अभी हम सेकंड वाले का और थर्ड वाले के बीच में डिफरेंस देखते हैं। अभी हमने किसके बीच में डिफरेंस देखा? अभी हमने फर्स्ट और सेकंड के देखा था, थर्ड और सेकंड के देखते हैं। यानी थर्ड टर्म 3 + 2 √2 माइनस सेकंड टर्म इज व्हाट 3 + √2। ये हटा दिया मैंने, देखा कि 3 पॉजिटिव का था और नेगेटिव का 3 कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 √2 माइनस √2, और इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो सॉल्व करना तो आप लिख सकते हो √2 × 2 - 1, और फिर आप बोल सकते हो कि ये √2 ही हो गया क्योंकि 2 - 1 1 ही होता है। तो ये भी फिर वही आ गया जो पहले वाले का डिफरेंस आया था, उतना ही डिफरेंस आ गया। ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो कि 2 बार √2 में से 1 बार √2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बार √2 वही है, ठीक है ना। ऐसे ही अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस लेके देखो। फोर्थ टर्म में 3 + 3 √2 फोर्थ टर्म हो गया, और माइनस करना है उसमें से जस्ट प्रीवियस टर्म जो थर्ड टर्म है, यानी कि 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 को इसमें से माइनस करना है। आप देखोगे -3 +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 √2 बचेगा, और माइनस कर बचेगा 2 √2। अब आपके अपना समझने का तरीका है कि 3 बार √2 में से 2 बार √2 जाएगा तो कितना होगा? 1 बार √2। अदरवाइज आप √2 कॉमन लेकर सिंपल मैथ्स लगाकर भी कर सकते हैं। √2 कॉमन ले लिया तो √2 × 1 √2 हो गया, √2 × 1 √2 हो गया। फिर से डिफरेंस सेम आया, यानी इसका डिफरेंस √2 आया, इसका डिफरेंस √2 आया, इसका डिफरेंस √2 आया, यानी कि हर टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस बना हुआ है जो कि √2 है, इसलिए ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस √2 है। समझ में आई नहीं आई बात? बहुत सिंपल बात थी, ठीक है ना। तो √2 इसका कॉमन डिफरेंस है। क्लियर हो गया? मैं इन चीजों को हटा रहा हूं। √2 इनका कॉमन डिफरेंस है और ये एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना बना? √2 बना, √2 इसका कॉमन डिफरेंस बना। एक बात, ठीक है ना। अदरवाइज हम जानते भी हैं कोई भी एपी इस फॉर्म की होती है, a + d, a + 2d। वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने ये बात बताई थी, a + 2d, a + 3d। इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है वो एक एपी जनरेट करती है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ये एक जैसे ही थे वैसे, क्योंकि देख लो, खुद ही देख लो, ये 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 टाइम्स √2। अब आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हो। ये जो चीज लिखी हुई है मैंने उसी को लिखा वहां। आप अगर ऊपर वाली फॉर्म से कंपेयर करो पता लग रहा है कि a इसका 3 है, फिर d √2 है, फिर d √2 है, d √2 है। कंपैरिजन से भी दिख रहा है। मेरी बात समझे नहीं समझे वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रही है ना कि देखते ही लग रहा है एकदम, ये कह रही है कि देखते ही लग रहा है कि ये एपी में है, बस इतना ही है, ठीक है ना। बाकी तो कैलकुलेट करके हमने देख ही लिया। मेरी बात होपफुली समझे होंगे आप, ठीक है ना। तो ये एपी में है और कंपैरिजन से भी √2 इसका d दिख रहा है। क्लियर है? अभी हमने फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म 3 है ना, अभी आपने कंपेयर भी किया, इससे कंपेयर करो। फर्स्ट टर्म इसका 3 है, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है, हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी अगर आपसे कोई कह रहा है कि आने वाले अपकमिंग टर्म्स बताओ, जो अगले टर्म है, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां, 6ठा, 7वां बताना है आपको, ठीक है ना। यानी इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, क्या आप बता सकते हो क्या? ध्यान से देखो, जब ये a + 3d है तो इसका अगला टर्म क्या होगा? क्या मुझे बता सकते हैं आप? अगला टर्म होगा a + 4d। ऑब्वियसली a + 4d होगा क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा।
फिर अगला क्या होगा, a प्लस 5d होगा, देन अगला क्या होगा, a प्लस 6d होगा। ये इसके आने वाले अपकमिंग 3 टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दिए। ये समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा ना। ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाले हमें अननोन है और हमें बताना है इनको, ठीक है। हमें पता है कि भाई हमें a प्लस 4d की वैल्यू बतानी है, और क्योंकि हम जानते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने कंपैरिजन से देखी थी, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू √2 है। बस लिखते हुए चलो, यानी a की वैल्यू लिख दो कितनी, 3 प्लस 4 √2, क्योंकि d की वैल्यू इतनी है। सिमिलरली जो अगला टर्म यानी इसकी वैल्यू हो गई 3 प्लस 4 √2। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि a प्लस 5d, यानी a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू 5 ही लिखोगे, d √2 था, √2 लिख दिया। सिमिलरली a की वैल्यू 3 है, 6 रहेगा, d की वैल्यू डाल दो √2। आप समझ रहे होगे, मैं a और d की वैल्यू जस्ट मैंने डाली है वहां पर, ये a और d की वैल्यू डाली है। आपको पता चल गया अगले टर्म्स ये होंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं बार बार डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ आपके साथ, फिर दोबारा एक बार कर लेता हूँ कि अगर कोई पूछ रहा है कि दूसरा तरीका क्या है इसी को चीज को सॉल्व करने का, तो एक और सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई कह रहा है पांचवा टर्म क्या होगा, पांचवा टर्म क्या होगा, यानी कि हमें फटाफट ये चीज याद आ जानी चाहिए कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब कोई पूछ रहा है फिफ्थ टर्म क्या होगा, यानी वो पूछना चाह रहा है n के प्लेस पे 5 रख दो, n के प्लेस पे 5 रख दोगे, 5 माइनस 1 4 हो गया, n के प्लेस पे मैंने 5 रखा। अब जस्ट a प्लस 4d जो होगा वही अपना फिफ्थ टर्म होगा, और वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि a प्लस 4d को ही फिफ्थ टर्म कहते हैं। बस आप वैल्यू प्लेस करो, a की वैल्यू 3 रख दो और d की वैल्यू आप √2 रख दो, आपका 3 प्लस 4 √2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप 6 टर्म 7 टर्म निकाल सकते हो, n के प्लेस पे 6-7 जो रखना रख के। अगला एक तरीका ये भी है सिंपल सा, कि जो भी लास्ट टर्म आया हुआ है उसमें अगर हम जस्ट d ऐड कर दे तो हमें अपकमिंग टर्म मिल जाएगा। यानी कि 3 प्लस 3 √2 जो बना हुआ था लास्ट टर्म अपने पास, इसमें अगर हम √2 ऐड कर दें, √2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि √2 इज d है वो, इसीलिए आप इसको देखोगे 3 प्लस 3 √2 प्लस √2। जब आप इसे सॉल्व करोगे, √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि √2 कॉमन ले लो, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। आप बोलोगे 3 प्लस 4 √2। देखो आपने इस तरीके से निकाला तब भी आपका वही आंसर निकला। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। इससे हमें ना थोड़ी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है हमारी, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होते हुए चल रहे हैं कि अगला टर्म जस्ट लास्ट टर्म में डी ऐड कर कर आता है। यही एक प्रॉपर डेफिनेशन है एपी की। आप देख रहे होगे कि हर टर्म पहले वाले टर्म में डी ऐड करके आ रहा है, a प्लस डी में एक और डी ऐड किया 2d, एक और डी ऐड किया 3d, एक और डी ऐड किया 4d। यही तो करा आपने, यस अभी क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे करके करना। देखो मैं बार बार एक ही चीज आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ अब आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया ना, इसकी टर्म तुम हटा दिया मैंने, अब ये लिख दिया होगा आपने। चलो ठीक है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ये बताने क्या एपी में है कि नहीं है। कैसे बताओगे एपी में है कि नहीं है। कुछ नहीं करना अपने को, इतना सा काम है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो। सेम आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो नहीं है एपी। 0.22 में से माइनस कर दो 0.2 को, और 0.2 का मतलब ये हुआ, 0.2 का मतलब क्या हुआ, वही तो हुआ। अभी आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहां से 0.02 रिजल्ट, यानी इस चीज का डिफरेंस 0.02 मिला। अभी इन दो का डिफरेंस देखते हैं। इन दो का डिफरेंस यानी 0.222 में से 0. देखो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म यानी 0.22 लिखा था ना, अगला क्या हो जाएगा 0, माइनस कर दो। आप देखोगे 2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस ये आया, जबकि दूसरा तीसरे टर्म का डिफरेंस ये आ रहा है, और तीसरा चौथे टर्म का डिफरेंस और ज्यादा डिविएटेड होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंस अनइक्वल है। इसका मतलब ये है कि दिस सीक्वेंस इज डज नॉट इन एपी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इसको क्या करूं, यहां से इरेज कर दूं, क्योंकि हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एपी में ही नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस ही नहीं बनेगा, और अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं बन पाएगा तो आगे की टर्म आप कैसे डिसाइड करोगे, नहीं बोल सकते हम ये एपी में नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इन एन एपी, ये एपी में नहीं है, ये वाला एपी में था।
ये वाला देख के बता सकते हैं क्या? देख के बताने की भी कोशिश करें। चलो अगर देख के नहीं बता पाते कोई बात नहीं, शुरुआत में वैसे कर लेते हैं, फिर एक ऑब्जर्व कर लेंगे। ये इन दो का डिफरेंस, इन दो का डिफरेंस, इन दो का डिफरेंस निकालते हैं। मुझे बताओ -4 में से -0 जाएगा, कितना आएगा? -4 आएगा। मुझे बताओ थर्ड टर्म विच इज व्हाट? -8 माइनस सेकेंड टर्म इज -4। अगर हम करेंगे तो ये कितना होगा? -8 + 4 इज व्हाट? -4। यानी ये और ये फिलहाल इक्वल आ गए, सही बात है। यानी जितना डिफरेंस इनका है उतना ही डिफरेंस इसका आया। बहुत अच्छा। अभी लास्ट वाले को करके देखते हैं कि उसका डिफरेंस कितना आ रहा है। यानी कि -12 जो दिया गया उसमें से माइनस कर दो -8 ये, और अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी कि सभी का डिफरेंस कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन जो आ रहा है वो है -4। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। फर्स्ट टर्म तो उसका दिखाई दे ही रहा है कि 0 है, यानी कि ये AP में है, क्योंकि इसमें हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। अब आगे का टर्म निकालने का प्रोसीजर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। कि अगर मैं कहता हूं कि जस्ट अगला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको पता है कि जस्ट नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें जो लास्ट टर्म है उसमें ऐड कर देना है d को। d की वैल्यू कितनी है? -4। यानी कि अगला टर्म जस्ट हो गया -16। समझ पाए ना? क्यों? -12 प्लस माइनस माइनस ऐसे कर और ये -16। यानी कि जस्ट जो अगला इसका टर्म है वो है -16। ये एक तरीका है। अब इसका जस्ट अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म क्या होगा इसका? तो -16 में ऐड कर दो अगेन d इज व्हाट? -4। d ऐड कर दिया, कितना हो गया? -16 प्लस माइनस 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 का 20। यानी जस्ट अगला टर्म जो हो गया वो हो गया -20। अभी कोई पूछ रहा है इसके जस्ट अगला टर्म क्या होगा, क्योंकि 3 टर्म्स हमें बताने हैं अगले। तो इसका अगला टर्म यानी जो लास्ट टर्म आया -20, इसमें d ऐड कर दो अगेन। d की वैल्यू कितनी है? -4। d ऐड कर दो, यानी -20 प्लस माइनस माइनस, यानी -24 आ गया। यानी कि -24 इसका नेक्स्ट टर्म है। यानी कि हमने देख लिया कि जो इनके आने वाले और अगले 3 टर्म्स हैं उनकी वैल्यू हमने बता दी, ये होगी। एक तरीका तो ये भी है, और एक दूसरा तरीका भी। वास्तव में देखा जाए तो तरीके दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा देखने का उनको लग रहा होगा कि अलग अलग है, जो मैं बता रहा हूँ हैं एक ही दोनों के दोनों। जो यहाँ पे d ऐड कर रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि a + d, a + 2d, ये है ना। तो अगर मैं आपको वैसे पूछूं कि ये टर्म मान लिया हमें अननोन होते, कैसे बताओगे? तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और हमें पता है कि ये सीक्वेंस AP में है, क्योंकि हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल कर देख लिया, हमें पता है ये AP में है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इसका फोर्थ टर्म तक तो पता है, फिफ्थ टर्म क्या होगा, मान लिया हमें नहीं पता कि ये होगा, तो हमें पता है कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म निकालना होता है, ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिराइव किया था। ये बोलता है कि फिफ्थ टर्म चाहिए तो n के प्लेस पे 5 रख दो, a + 5 - 1 कितना होता है? 4 × d सिंपली। तो आप बोल, और ये भी ध्यान रखो, फिफ्थ टर्म a + 4d होगा। 10th टर्म क्या होगा? a + 9d। कैसे होगा समझ रहे हो ना? n के प्लेस पे 10 रख दो, 10 - 1 9, ऐसे करके कह रहा हूं जनरली। a की वैल्यू रख दो, देखो क्या है 0 और +4, और d की वैल्यू कितनी है? -4, मतलब माइनस का 4। आप सॉल्व कीजिए, माइनस का 16 रिजल्ट आया। आप मैच कर ले, वो -16 ही था। सिमिलरली कोई कहता है कि मुझे फिफ्थ टर्म नहीं, मुझे सिक्स्थ टर्म चाहिए, तो n के प्लेस पे 6 रख के सॉल्व करो, डेफिनेटली -20 आएगा। 7 रख के सॉल्व करो, -24 आएगा। मैं 2 अलग अलग अप्रोच से बार बार आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ, होपफुली आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अभी लास्ट वाला जो टर्म अपने पास बचा हुआ है, जो सीक्वेंस है, उसको देखते हैं कि क्या वो AP में है कि नहीं है, ठीक है। चलो देखो, -12 -1। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिखूं a, क्या ये AP में है? मैं ये पूछता हूं आपसे। या मैं लिखूं 2, 2, 2, 2, क्या ये AP में है? हाँ, ये AP में है। कैसे AP में है? क्योंकि इनमें हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम बना हुआ है, यानी इनका डिफरेंस निकालोगे 0 आएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया फिर 0, 2 में से 2 गया 0। डिफरेंस हमेशा सेम, यानी कि 0 बना हुआ है, जो कि सेम है हमेशा, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण AP में है। यानी कि ऐसी तरह की चीज जो रिपीट हो रही है बार बार, वो भी एक AP का ही हिस्सा है, और इस AP का कॉमन डिफरेंस 0 है। इसी चीज को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 + 2 + 0, 2 +
2 टाइम्स 0 कॉमा 2 प्लस 3 टाइम्स 0। अब आप बोल रहे होंगे ये क्या हो गया, मैं समझाता हूँ इसको। मैंने ऐसा क्यों लिखा, लिखने का कारण है कि अगर मैं इसे AP कह रहा हूँ तो ये AP की जनरल फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा है कि नहीं बताओ, ये समझ में आया कुछ। मैंने जनरल फॉर्म में लिखा इसे AP की, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, क्योंकि D की वैल्यू 0 है इसलिए वो बार बार वैसा ही बन जा रहा है, ऐसा बन जाएगा। देख लो ये चीज जो हो गई, आप खुद ही सोचिए कि इस चीज में अगर मैं D के प्लेस पे 0 पुट कर लूं तो ये कैसा दिखने लगेगा, A ऐसा दिखने लगेगा ये, क्योंकि हर बार D के प्लेस पे 0 आ जाएगा, यानी ये चीज बन जाएगी वो। यानी हमें समझ में आ गया ऐसी APE, ऐसी चीज AP ही है और इसका डिफरेंस 0 है, ठीक है ना। ये याद करने वाली चीज नहीं है, देखने वाली चीज है, ठीक है ना। तो इसी तरह की चीज तो ऊपर है, क्योंकि A तो कुछ भी हो सकती है, कोई वैल्यू। इस बार -12 रिपीटेडली वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस देखो, -12 पहले से सेकंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म जो अगेन -12 है उसे हटाना है, यानी सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को माइनस करना है, तो 0 ही आएगा आंसर डेफिनेटली। ये आप अपने हिसाब से देख लो, -12 माइनस प्लस, तो -12 प्लस हाफ 0। ऐसे ही आप इनका निकाल के देखो 0, इनका निकाल के देखो 0, डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। और A इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, -12। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अभी कोई अगर आपसे कहता है कि मुझे इसके आगे के टर्म बताओ, तो आपका जनरल नॉलेज क्या कहता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए। जनरल नॉलेज तो यही कह रहा है कि अगर अभी तक -12 ही आ रहा था तो आगे तक इन्फिनिट तक -12 ही आता रहेगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है। अदरवाइज अगर आप करके देखना चाहते हो तो वो बात अलग है, करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, लास्ट टर्म में D ऐड कर दो, -12 में D ऐड करोगे, D कितना है 0, तो फिर से -12 ही तो आएगा, ये -12 आ गया। फिर आप चाहते हो मैं अगला टर्म निकालूं, तो -12 जो लास्ट टर्म बचा उसमें फिर से D ऐड कर दो, विच इज व्हाट 0, अगेन -12। फिर आप चाह रहे हो मैं अगला टर्म निकालूं, तो फिर लास्ट टर्म जो था -12 उसमें D ऐड कर दो, फिर से आपके पास -12 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, ये -12 ही आता रहेगा अगले 3 टर्म में। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मान लिया कोई चाहता है कि भाई मैं कुछ किसी अलग तरीके से करूं, ये मुझे ये टर्म और ये टर्म अगर बताना है तो आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन है फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ और इसकी फिफ्थ, इसकी सिक्स्थ, इसकी सेवंथ। ये कोई मेरे से कह रहा है फिफ्थ पोजीशन का बताओ, मुझे पता है कि जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an यानी फिफ्थ टर्म बताना है, तो मैं a के प्लेस पे -12 रख दूंगा, फिफ्थ टर्म यानी कि n के प्लेस पे 5 - 1 इज व्हाट 4 इंटू डी, और मैं देखूंगा -12 प्लस 4 इंटू डी यानी 0, कुल मिलाकर -12 ही बचा। आप देख लो फिफ्थ टर्म -12 ही आएगा, ऐसे ही सिक्स्थ भी करके देख लो वही बनेगा। तो एक ही चीज है, बार बार आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स, अभी फोर्थ क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। वही इंस्ट्रक्शंस हैं, वही सब कुछ काम करना है। मुझे बताइए क्या ये एपी में है, क्या हम देखते ही बता पा रहे हैं एपी में है कि नहीं। देखो सीधे भी देख लो, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है और 3 और 9 का डिफरेंस 2 नहीं है, 6 का है। फिर 9 और 27 का डिफरेंस और बड़ा है, सीधे सीधे कह सकते हैं एपी में नहीं है। अब आप कर देखना चाहते हो तो इन दो का डिफरेंस निकालो, देन इनका फिर इनका, यानी कि 3 और 1 का डिफरेंस निकालो और आप उसके बाद 9 और 3 का डिफरेंस निकालो, इक्वल नहीं होते, इसलिए ये एपी में नहीं है। बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो एपी में नहीं है तो फिर आगे क्या पढ़ना, बात खत्म हो गई यहीं पर, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि चलो ये माना एपी में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा इसमें लग रहा है कि जो अच्छा है, कुछ इसमें ऐसा लग पा रहा है आपको कि जो ना जो ऐसा है बोलने लायक। अगर ऐसा लग रहा है तो जरूर बताना कमेंट में, ठीक है ना। वैसे ये एपी में नहीं है, इतना तय हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ पैटर्न क्या बनता हुआ दिख रहा है मुझे बताना। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, A 2A 3A 4A, क्या ये लग रहा है कि कुछ एपी जैसा है? तो अगर लग ना रहा हो तो करके देख लो सीधे, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस चेक करते हैं। मुझे बताओ सेकंड टर्म कितना है, 2A में से फर्स्ट टर्म A को माइनस कर देंगे, 2A में से A गया कितना होता है, A ना, 2A में से A गया कितना हुआ, A। अब बाई चांस मान लिया किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो A दोनों में कॉमन है, ले लो, अंदर क्या बचा 2 और वहां क्या बचा माइनस का 1, तो तब भी आप देखोगे ना 2 - 1 इंटू A ही होता है। एक बात बोल रहा था मैं, मुझे लगा बोलना चाहिए। थर्ड टर्म 3A है, उसमें से आप सेकंड टर्म को माइनस कर दो, 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा। फोर्थ टर्म 4A है, उसमें से थर्ड टर्म 3A को माइनस कर दो तो फिर से A आएगा, यानी A आ रहा है सबका डिफरेंस। इसका मतलब क्या,
ये AP में है, ठीक है ना, AP में है ये, इसीलिए हमें समझ में आ गया कि ये AP में है और इस AP में जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर आ रहा है इट इज नथिंग बट A, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, एक बात हमें समझ में गई। बाकी देखो इसी चीज को ना आप देखते ही समझ जा रहे होगे, वैसे नहीं समझ रहे तो देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 2 टाइम्स A प्लस 3 टाइम्स A, ठीक है ना। अब आपको कुछ लगा देखने में, आप सॉल्व करोगे तो A है, A प्लस A यानी 2A हो जाएगा, A प्लस 2A यानी 3A हो जाएगा, A प्लस 3A यानी 4A हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना सा काम किया कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D से कंपैरिजन करवा दिया। अगर आप इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में ला पा रहे हो किसी सीक्वेंस को तो एकदम आप कंपैरिजन से D की वैल्यू बता दोगे। D सीधे दिख रहा है A होगा, D सीधे दिख रहा है A होगा, देखो कंपैरिजन से, है ना, ये होगा। और A तो फर्स्ट टर्म तो इसका A है ही, फर्स्ट टर्म भी इसका A है और कॉमन डिफरेंस भी इसका A है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इस बात में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, हाँ नहीं हो रहे होगे। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है ना, जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 2, यानी A भी 2 है और इसका D भी 2 है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे ही टाइप की सिचुएशन है कि फर्स्ट टर्म इसका A है, ये A का जनरल मतलब फर्स्ट टर्म है, इसको चाहे आप कुछ भी बोल लो, मैं आप लैंग्वेज में लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A, वो दिखा हमें, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना समझ में आ गया। चलो मैं इसे फिलहाल ना हटा रहा हूँ, वैसे ठीक है, हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ। मुझे से कोई पूछता है ना कि AP में मैंने कहा है बता दिया, कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया कि इसका A है, अब कोई पूछ रहा अगला टर्म क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, तो मुझे आता है ना कैसे, मुझे पता है लास्ट टर्म जो भी है उसमें जस्ट D पुट कर दो। D कितना निकला था इस AP का, A निकला था, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, D हम हमेशा डिफरेंस से निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस A आया था, बस आया था तो आया था, उस कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो, 4A में A ऐड करोगे कितना होगा 5A, फिर अगला टर्म निकालने के लिए जो लास्ट टर्म 5A है इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, डिफरेंस A आया था तो वो 6A हो जाएगा, फिर वो 7A हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को, अगले टर्म ऐसे, जनरल नॉलेज भी ऐसे ही कहता है। मान लिया किसी को ऐसे में दिक्कत हो रही, कोई बोल रहा है कि मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे कर लो फिर कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, कोई पूछ रहा है फिफ्थ टर्म बताओ, और अगर आपको किसी ने बोला कि फिफ्थ टर्म बताओ तो इसका मतलब ये हो गया कि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, उसमें फिफ्थ टर्म यानी n के प्लेस पे 5 रख दो तो 5 माइनस 1 4 इंटू D हो जाएगा। उसके बाद A की वैल्यू A ही थी, इस AP का फर्स्ट टर्म A ही है और कॉमन डिफरेंस 2A माइनस A यानी A है, कॉमन डिफरेंस इसका A है तो हमने ऐड किया तो 5। कंफ्यूज मत होना प्लीज इसमें, मुझे लगता है पता नहीं क्यों कंफ्यूज ना जाओ कहीं, आप होंगे तो नहीं, लैंग्वेज पे मत जाओ, ए इस पे मत जाओ, सीधे देखो A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें A, इसलिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू मैंने A रख दी, A ही है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है 2A माइनस A यानी A, कॉमन डिफरेंस A रख दिया, सॉल्व किया 5, फिफ्थ टर्म 5A आएगा। सिमिलरली आप निकाल के देखो 6 टर्म 6A है, 7 टर्म 7A है, बस इतनी सी बात है, समझ गए हम बात को, ठीक है ना। थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर जो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एक बार, मान लिया समझ नहीं आ रहा तो खुद एक बार करो, हल्के हल्के हिंट लो मेरी बातों से। अब फिर क्या करो, फिर दोबारा से देख लो उसी बात को, जो रही सही बातें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी इसको देखते हैं, तो समझ में आ गया ना आपको, अगले टर्म्स की 5A है, 6A और 7A है। अब कोई पूछ रहा है कि क्या ये AP में है, हमने बोला भाई इनका डिफरेंस निकालते हैं, A स्क्वायर माइनस A हमने जब निकाला तो हमें A कॉमन मिला, हमें अंदर एक A मिला -1, इतना आया फिलहाल। हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो A क्यूब था माइनस A स्क्वायर किया, कॉमन इसमें A स्क्वायर आ रहा है, मैंने कॉमन लिया A स्क्वायर को, अंदर A क्यूब का A बच गया, -1 बच गया, अभी अलग कुछ आ गया। ध्यान से देखो प्लीज, देख रहे हो नहीं देख रहे पता नहीं, A4 में से A क्यूब को माइनस कर दिया, A4 यानी क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं इनका डिफरेंस देखना चाहता हूँ। मुझे क्या मिला, मुझे मिला A क्यूब कॉमन दिखा मुझे, यहाँ पर A क्यूब कॉमन है तो यहाँ A बचेगा, क्योंकि A क्यूब इंटू A की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 1 बच गया, यानी एक का रिजल्ट ये आ रहा, एक का रिजल्ट ये आ रहा, एक का रिजल्ट ये आ रहा, यानी डिफरेंस तो कभी कॉमन नहीं आ रहा, दिख रहा है एक ये चीज तीनों अलग है बिल्कुल, यानी डिफरेंस इनके अलग अलग है।
लेकिन फिर भी क्या इनमें कुछ ऐसा है जो पैटर्न बना है? ये तो तय हो गया एपी में नहीं है, इतना तो मान के चल लो, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन क्या फिर भी ऐसा है जो बोलने लायक है? क्या फिर भी इनमें कुछ ऐसा है कि जो एक पैटर्न बना रहा है? बताना मुझे, वरना डिफरेंस तो है नहीं कॉमन, एपी में तो ये है नहीं, लेकिन मुझे जरूर बताना कि क्या कुछ ऐसा है जो कि हमें दिख रहा है कि यार बोलने लायक है। चलो ठीक, एपी में नहीं है, ठीक है ना, ये एपी में था। ये वाला जो अपना 12th पार्ट है, √2, √8, √18, √32, आप कैसे पता करोगे? आप सिंपल देखोगे कि इन दो का डिफरेंस क्या है, यानी √8 माइनस √2 का डिफरेंस क्या है। अब हम सॉल्व करेंगे, √6 तो नहीं बोलते कहीं आप इसको, ऐसे मत बोलना है, रूट के अंदर प्लस और माइनस नहीं होता ऐसे रूट में, यानी कि √8 प्लस √2 को ही बोले तो आप √10 मत बोल देना कहीं, √10 नहीं होता, ये गलत होता है। हाँ, अगर कोई √8 इंटू √2 बोलता है तो इसका आंसर जरूर √16 होता है। मेरे कहने का मतलब यह है, मल्टीप्लाई और डिवीजन रूट में डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस नहीं करना। ये आता होगा वैसे आपको, ऐसे ही बोल दिया मैंने चलते चलते। चलो ठीक है, तो हमने देखा कि जो इनका डिफरेंस है वो रूट, मतलब जो भी है √8 माइनस √2 हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, कुल मिलाकर हमें नहीं पता क्या होता है। हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि 8 जो होता है, 8 के फैक्टर 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार होते हैं। ऐसे पेयरिंग करो, पेयरिंग हो गई 2 की, तो इसको एक यूनिट मानो, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई उसे रूट के अंदर लिख दो। ऐसे ही तो रूट निकालते हैं, यानी कि √8 को लिखने का एक तरीका ये भी है, 2√2। मेरी बात समझे क्या आप? है ना? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि है कि नहीं है तो वेरीफाई करके देख लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। स्क्वायर लेने से देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और उस तरफ से स्क्वायर लोगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 8 बचेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गए। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा था ना कि रूट जो 8 है, अगर हम उसे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें चीजों को ऐसे लिखना चाहिए, √2 हो गया, √8 को हमने 2√2 लिखना चाहिए ना, 2√2। √8 को लिखने का एक अलग तरीका है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना? इससे क्या है कि थोड़ा डिफरेंस पता कर पाएंगे हम, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देख लो करके, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा है ऐसे ही करो, पहले देखो ना आप कर क्या पा रहे हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि √8 और माइनस √2 कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। जब ऐसा आएगा ना √8 माइनस √2, तो आपके दिमाग में ले देखिए एक ही बात आएगी, वो ये कि √8 को 2√2 लिख सकते हैं और उसमें से √2 माइनस करते हैं, √2 कॉमन आएगा, 2 लिखेंगे, -1 बचेगा, 2 - 1 1 होता है, इंटू √2 होता है, ये निकल के आएगा। ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही √8 को थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर में लिख ले, √2 2√2 सिंप्लीफाई मैनर में। चलो ठीक है, अभी आते हैं इस पे। ऐसे ही कोई बोल रहा है √18 को क्या लिखें, ध्यान से देख लो, अगर किसी को नहीं आता ये चीज ऐसे करना। √18 को ही बोल रहा है कैसे निकालें, तो आप कुछ मत करो, 18 को लिखो, उसके फैक्टर कर लो, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। अब 3 वाले का जिसका पेयर बनता है उसको एक यूनिट लिखा जाता है 3, जिसका पेयर नहीं बनता उसे रूट के अंदर डाल दिया जाता है 3√2, यानी कि √18 कैन बी राइटेड एज 3√2। ठीक है, बस अभी हम क्या करेंगे, √32 की बारी आएगी कि भाई इसे कैसे लिख सकते हो। देखो ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसे करने के अलावा, क्योंकि आप ही बताओ √32 और √18 का डिफरेंस कैसे निकालोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्लस माइनस में रूट के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। सिंप्लीफाई करके सॉल्व इतना ही कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। और वही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता तो चल गया कि √18 को 3√2 बोलता है, लेकिन √32 को कितना बोलता है वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो 32 को क्या करो, फैक्टर ले लो, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। पेयर बना एक, यानी इससे एक 2 निकल गया है, पेयर बना इससे एक 2 निकल के आया, और ये बेचारा अनपेयर्ड रह गया, इससे √2 निकला, सिर्फ अनपेयर्ड के कारण √2 निकला। जो पेयर हुए, यानी कि कायदे से इसको लिखना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू √2, ये चीज है ये। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4√2 बोल सकते हैं, यानी √32 कैन बी रिटन एज 4√2। क्लियर है बात? यानी कि 4√2 हो गया, बस ये हो गया। ठीक है, अब अगर आपको ये दिया होता, मान लिया ऊपर वाला नहीं दिया होता, क्या बता पाते हम कि एपी में कि नहीं? दिख भी रहा है एपी में, देखो जरा इनका डिफरेंस लेके देखो एक बार प्लीज।
इनका डिफरेंस लीजिएगा तो सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ, कितना बनेगा, √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा और वहाँ -1। ये समझते थे उन्होंने बात को, √2 दोनों में है इसलिए कॉमन आया, √2 × 2 2√2 हो जाएगा, √2 × 1 √2 हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 करने से 1 आता है और ये रिजल्ट √2 गया। एक बात, अब मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूं, यानी कि 3√2 का डिफरेंस 2√2 के साथ। जनरल नॉलेज भी आपको आंसर बता देगा। जनरल नॉलेज बोलता है, देखिएगा जरा, जनरल नॉलेज क्या बोलता है, जनरल नॉलेज बोलेगा आपको एक बात कि ना 3 बार √2 में से 2 बार √2 जाएगा तो 1 बार √2 बचेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। मान लिया ऐसे नहीं बोल ले तो √2 को फिर कॉमन ले लो, √2 को कॉमन ले लो, 3 बचेगा, -2 बचेगा क्योंकि √2 बाहर आ गया, 3 - 2 1 हो गया, 1 × √2 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट जो है ये वाला, इसमें आप देखोगे कि 4√2 में से 3√2 को माइनस करोगे, जनरल नॉलेज कहता है कि सीधे √2 आंसर होगा क्योंकि 4 में से 3 जाता है, 1 बचता है। अदरवाइज √2 कॉमन ले लो, अदरवाइज √2 कॉमन ले लो और यहाँ 4 बचा और यहाँ बचा 3, 4 - 3 कितना होता है, 1 × √2 कितना, सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि ये AP में है और इस AP का कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म भी कोइंसिडेंटली √2 ही है, मतलब सेम है D। एक बात हो गई। अब कोई कह रहा है कि मुझे अगले टर्म बताओ कि अगले टर्म क्या होंगे इसके आने वाले अपकमिंग टर्म्स। मैंने बोला ये यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पर पता कैसे कर सकते हैं, इस 4√2 में जो लास्ट टर्म आया है उसमें D को ऐड कर दो। मैं बार बार एक ही रूल आपको कह रहा हूं, D को ऐड कर दो, यानी कि 4√2 में √2 ऐड कर दो, सीधे 5√2 भी कह सकते हो, अदरवाइज करके देख लो, √2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 4 बचेगा, यहां पर क्या बचा 1 क्योंकि √2 बन जा √2, 4 + 1 कितना हो गया 5√2, यानी आप समझ गए यहां पर 5√2 का प्लेस था। अगला किसका प्लेस होगा वो कैसे पता कर सकते हैं, वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जो भी लास्ट टर्म आया उसका अगला टर्म उसमें D ऐड करने से आता है, यानी कि √2 कॉमन ले लो, 5 बचा अंदर और प्लस एक 1 ऐड कर लो, 6√2, यानी कि अगला टर्म 6√2, ये हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे इसका अगला टर्म चाहिए, 6√2 के अगला टर्म चाहिए, तो 6√2 जो लास्ट टर्म आया उसमें D ऐड कर दो, विच इज व्हाट √2 कॉमन ले लो, 6 प्लस कॉमन टर्म 1 हो जाएगा और ये 7√2 हो जाएगा, यानी अगला टर्म आपको 7√2 पता चल गया। एक सिंपल तरीका ये भी है टर्म बताने का, ठीक है ना। अदरवाइज किसी को कुछ और लग रहा है वो कुछ और भी कर सकता है। कैसे, ये आपको पता लग रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, आपको पता लग रहा है कि ये सेकंड टर्म है, आपको पता लग रहा है ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही आपको पता लग रहा है फोर्थ टर्म है। मान लिया आपको फिफ्थ टर्म नहीं पता तो आप इसकी हेल्प लो, an = a + n - 1 × d की। फिफ्थ टर्म पता करना है, n के प्लेस पे 5 रख दो, a के प्लेस पे √2 दिख रहा है, 5 - 1 4 होता है, d के प्लेस पे √2 रख दो क्योंकि हमने निकाला था। अब मुझे बता लो कि इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। √2 दोनों जगह से कॉमन ले लो, ऐसे कर कर, यहाँ भी √2 का 1 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि √2 1 जार √2 बन गया, प्लस कॉमन लिया था √2 इसलिए अंदर 4 बचा, 1 + 4 5 होता है, यानी 5√2, आप देखो वही आया, यानी कि आपने फिफ्थ टर्म बताया, फिफ्थ टर्म 5√2 आया। सिमिलरली n के प्लेस पे 6 रख के देखो वो आएगा, 7 रख के देखो वो आएगा। इतनी तो सिंपल सी तो बात है, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स यही है जो है फिलहाल अभी, ठीक है ना। अगला कुछ है क्या इसके आगे, इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं, मान लिया इसको देख लेते हैं फटाफट। √3, √6, √9, √12, इसे अगर सॉल्व करना है, इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, √6 - √3। क्या आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? देखो रूट वाला है तो अभी मैंने सिखाया था कि रूट को थोड़ा सा जरा और सही करो जरा, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ √6 अगर लिखा है तो इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, 2 3 = 3 1 = कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 2 भी अनपेयर्ड है, 3 भी अनपेयर्ड है, इसलिए √6 को और कोई चारा नहीं है, √6 ही बोलना पड़ेगा, है ना। तो √6 को सिर्फ √6 ही बोला जा सकता है। क्या √9 को हम कुछ बोल सकते हैं? देखो जरा, √3 हो गया, √6 हो गया, √9 तो हम जानते हैं कि 3 होता है, और अगर नहीं भी जानते तो करके देख लो, 3 3 = 9, 3 1 = 3, पेयर बना, एक उससे 3 निकल के आया बस, और हम जानते भी हैं कि √9 को 3 बोल सकते हैं। उसके बाद अगला √12 है, √12 को कैसे हम लिख सकते हैं? 12 को देखो, 2 6 * 2 3 * 3 1 * 3 अनपेयर्ड है और उन दो का एक पेयर से एक 2 निकल के आ गया, और इसका क्या निकल के आया, √3 क्योंकि अनपेयर्ड है। तो √12 को हम 2 √3 बोल सकते हैं,
ये हो गया। अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, अगर सेम आ गया तो वो एपी में, नहीं आया तो नहीं है एपी में। यानी कि √6 और √3 का डिफरेंस कितना होता है? √6 और √3 का डिफरेंस इतना ही होता है जो दिख रहा है, और कुछ नहीं कर सकते आप। 3 माइनस √6 का डिफरेंस कितना होता है? वो इतना होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, इतना ही होता है जो होता है। 2√3 माइनस 3 अगर आप सॉल्व करोगे कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इतना सॉल्व कर सकते हो कि 2√3 माइनस √3 इंटू √3 बोल सकते हो इसको, चाहो तो, अगर ना, क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 बोल सकते हैं ना, 3 को। फिर हम देखेंगे कि √3 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर ओनली √3 बचा। कुल मिलाकर इस चीज को हम ये बोल सकते हैं, कहीं से भी ये इक्वल नहीं लग रहे, ना तो ये चीज इसके इक्वल लग रही है, ना ये इसके इक्वल लग रही है, वो इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये एपी भी नहीं है, ठीक है ना। और एपी नहीं है तो फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए से हटा दो। एपी नहीं बन रही है। अगर आपको ज्यादा ही चेक करना है एपी बन रही कि नहीं बन रही, तो एक काम करना, √6 को डेसिमल में रूट निकाल कर देखना, फिर आपको आता होगा होपफुली। डेसिमल में रूट निकाल कर देखो और सॉल्व करके देखो क्या होता है। यानी √3 की डेसिमल में वैल्यू निकालो, है ना। ऐसे ही इसकी कितनी होती है? √3 की 1.73 वही है क्या, देख लेना। √6 की डेसिमल में वैल्यू निकालो, डिफरेंस देखो, नहीं आएगा इक्वल, बस खत्म बात, ठीक है ना। यही चीज है, एक काम ये हो गया, यानी कि ये एपी में नहीं है, हमने देख लिया। अभी उसके बाद अगला 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर यानी 1 होता है, 3 स्क्वायर यानी 9 होता है, 5 स्क्वायर यानी 25 होता है, 7 स्क्वायर यानी 49 होता है। निकाल के देखिए क्या इसका डिफरेंस जो 8 आ रहा है और इसका डिफरेंस जो 16 आ रहा है, क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं, अनइक्वल है। 8 और 16 अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा, और डिफरेंस अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कहाँ से एपी? ये कितना 24 का डिफरेंस है, एपी नहीं है। ये सीधी सी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ पैटर्न दिख रहा हो तो बताना मुझे। ये एपी नहीं है, इतना तो तय हो गया, ठीक है ना। एपी तो नहीं है, ठीक है। अभी लास्ट वाला बच्चा क्या लिखा हुआ है? 1 स्क्वायर 1 हो गया, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, देन 73 हो गया। इनका डिफरेंस कितना है? 16 का, 16 का। इनका डिफरेंस कितना है? 24 का। इनका डिफरेंस कितना है? जो भी है, लेकिन ये दोनों ही अनइक्वल हो गए। यही डिफरेंस मेंटेन नहीं रह पाया, आगे जाकर हम क्या करेंगे? इसलिए डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए फिर से एपी नहीं है। ये तीनों के तीनों एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स एक बात है। क्या आगे भी कुछ है? आगे फिलहाल कुछ नहीं है। तो 4th क्वेश्चन जो हमारा था वो फिनिश हो गया। अब मैंने कोशिश की आपको कि इसमें बात समझाऊं आपको मेन कि क्या है। हमने बार बार एक बात समझी कि 4 टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म निकालना है तो हमें क्या करना है? an = a + n - 1 × d के फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू जो हम चाहते हैं वो रखते हैं, जौन से नंबर का टर्म चाहते हैं। या दूसरा तरीका कि जो लास्ट टर्म आ रहा है उसमें जस्ट d ऐड करो तो अगला टर्म, जो लास्ट टर्म आया उसमें d ऐड करो तो अगला टर्म मिलता है। एक तरीका ये। बाकी एपी पता करने की है कि नहीं, कैसे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, यानी नेक्स्ट टर्म में से जस्ट इसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। अगर ये चीजें सेम आ रही हैं बार बार तो इसका मतलब वो एपी में है और उसका वही डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। आगे हमें ऐसे ही बढ़ते हुए चलना है। बहुत ज्यादा ईजी एक्सरसाइज है, बनी रहिए आप ऐसे ही करके, ठीक है ना, जैसे जैसे आप सुनते रहे। क्योंकि देखिए ये चीजें ना बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है टफ, लेकिन मैं वो सारी बातें बोल देना चाहता हूँ ना जो आगे आगे आपको आएंगी, तो अभी से हम करते हुए चलें हल्का हल्का, इसलिए प्रैक्टिस होती रहेगी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, अदर वीडियो से जरूर से शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको बहुत सारे वहाँ पर लिंक दिखाई देंगे, क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। अपने सीनियर्स के साथ भी आप इन वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं जो क्लास 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चैनल में एक बार एटलीस्ट विजिट करें, मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर बने हुए हैं, देखें आपके काम का कौन सा है। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।